हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि हमारे लिए पढ़ाई करते करते एक हफ्ता हो चुका है और हमने कई सारी थ्योरीज को भी पढ़ लिया है। तो मैं आपके लिए क्लास की स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं। तो आपको सिर्फ उसके सही आंसर्स आपके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करने हैं। हमारे टोटल क्वेश्चंस 25 होंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल नए प्रकार के होंगे। आपकी थ्योरी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो आपको अपना सही आंसर 10 सेकंड में कमेंट करना है। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमारा टेस्ट एक नए प्रकार से होगा, क्योंकि हमने इसमें थ्योरीज को भी शामिल किया है। तो आप ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़ लें कि आखिर क्या ऑप्शन सही होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस भारतीय वैज्ञानिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण की खोज की है? ऑप्शन ए संग ऋषि ने, ऑप्शन बी वाल्मीकि ने, ऑप्शन सी वेदाचार्य ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी के आंसर सही है। हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही जाना था, जब हमने अपने लेक्चर्स को स्टार्ट किया था, कि सर्वप्रथम महर्षि कणाद ही ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की सबसे छोटे कण की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, महर्षि कणाद ही ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ के सबसे छोटे कण की खोज की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की। ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी चैडविक ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, या फिर ऑप्शन डी श्रोडिंगर ने। आपका समय शुरू होता है अब। स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही अपने परमाणु मॉडल में नाभिक की खोज की थी। उन्होंने अपने मॉडल में पाया कि जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करते हुए सीधे निकल गए, लेकिन काफी कम कण थे, जो लगभग 8000 में से एक ऐसा कण था जो जिस मार्ग से गया था ठीक उसी मार्ग से वापस लौट आया था। तो इस कारण से उन्होंने नाभिक की खोज की। उन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसी एक छोटे से बिंदु पर संकुचित है, जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया था। तो फ्रेंड्स, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नाभिक की खोज की थी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आखिर नाभिक की खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नाभिक की खोजकर्ता सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपना मॉडल प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए थॉमसन ने, ऑप्शन बी चैडविक ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, या फिर ऑप्शन डी श्रोडिंगर ने। आपका समय शुरू होता है अब। ओके स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। सर जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। यदि आपको याद हो कि सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने तरबूज को आधार बनाकर परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया है, और उन्होंने अपने मॉडल का नाम प्लम पुडिंग का मॉडल भी रखा है, जिसे हमने अपनी दूसरी क्लास में समझा था। फ्रेंड्स, हमारे टेस्ट का चौथा क्वेश्चन है, थॉमसन ने अपने मॉडल में तरबूज के लाल भाग की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों से, ऑप्शन बी धनावेशित भाग से, ऑप्शन सी प्रोटॉनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। ओके स्टूडेंट्स, चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। सर जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल में तरबूज के लाल भाग की तुलना धनावेशित भाग से की है, और इलेक्ट्रॉनों की तुलना तरबूज के बीजों से की है। हमारे टेस्ट का पांचवा क्वेश्चन है, थॉमसन के मॉडल की सबसे बड़ी असफलता क्या रही? देखिए दोस्तों, तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आयनीकरण, या फिर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉमसन के मॉडल की सबसे बड़ी असफलता क्या थी, मतलब ऐसी कौन सी पॉइंट्स थी जिनकी व्याख्या सर जे थॉमसन का मॉडल नहीं कर सका था। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके फ्रेंड्स, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।
थॉमसन की मॉडल की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो थी कि थॉमसन का मॉडल अल्फा कणों के विकिरण की व्याख्या नहीं कर पाया था। छठवां क्वेश्चन है, सर यदि थॉमसन की परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा मॉडल आया? ऑप्शन ए बोर का मॉडल, ऑप्शन बी श्रोडिंगर का मॉडल, ऑप्शन सी स्वर्णपत्र का मॉडल या फिर ऑप्शन डी पाउली का मॉडल। आपका समय शुरू होता है अब। ओके फ्रेंड्स, छठवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। थॉमसन के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए स्वर्णपत्र का मॉडल आया था, जिसे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। टेस्ट का सातवां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश विद्युत प्रभाव की सटीक व्याख्या करने के लिए जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सातवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सटीक व्याख्या करने के लिए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिली है। हमारे टेस्ट का आठवां क्वेश्चन है, परमाणु शब्द की खोज वर्तमान समय में सबसे पहले किसने की थी? फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि परमाणु शब्द की खोज वर्तमान समय में सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन डी कणाद। आपका समय शुरू होता है अब। आठवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। परमाणु शब्द की खोज वर्तमान समय में सर जॉन डाल्टन ने 1808 में की थी। टेस्ट का नौवां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड की सहायता मॉडल प्रस्तुत करने में किन वैज्ञानिकों ने की? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी मार्सडीन, ऑप्शन सी गाइगर या फिर ऑप्शन डी द्वितीय व तृतीय दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। ओके स्टूडेंट्स, नौवे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। रदरफोर्ड की सहायता परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने में सर मार्सडीन और गाइगर इन दोनों वैज्ञानिकों ने की थी। जैसा कि मैंने आपके लिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते वक्त आपको बताया था कि नाम भले ही केवल रदरफोर्ड का चलता है, लेकिन जब रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र का मॉडल आया तो उसमें 3 वैज्ञानिकों की मेहनत थी। वो 3 वैज्ञानिक थे गाइगर, मार्सडीन और सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी टेस्ट का 10वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितनी मोटाई का सोने का पात्र लिया? ऑप्शन ए 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर या फिर ऑप्शन डी 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। आपका समय शुरू होता है अब। ओके स्टूडेंट्स, हमारे 10वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर की मोटाई की सोने की पन्नी ली थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जब मैंने रदरफोर्ड का मॉडल समझाया था तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स को याद करने के लिए कहा था, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था कि सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर की मोटाई की सोने की पन्नी को लिया था। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितनी ऊर्जा के अल्फा कणों का उपयोग किया था? ऑप्शन ए 5.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 5.3 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ऑप्शन डी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका समय शुरू होता है अब। ओके फ्रेंड्स, हमारे 11वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को प्रस्तुत करने में जो भी प्रयोग किया था उसमें 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कणों की बौछार उन्होंने सोने की पन्नी पर की थी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या निष्कर्ष सामने है? ऑप्शन ए अधिकांश कण बिना विक्षेपित होते हुए निकले, या ऑप्शन बी बहुत कम कण विक्षेपित होते हुए निकले, या फिर ऑप्शन सी अत्यंत कम कण जिस मार्ग से गया था ठीक उसी मार्ग से वापस लौटा, या फिर ऑप्शन डी तीनों सही हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
तो कि फ्रेंड्स 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष सामने निकाले, वो थी कि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए निकल गए। मतलब जब उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश ऐसे कण थे जो बिना विक्षेपित होते हुए सीधे निकल गए, और बहुत कम कण ऐसी थी जो काफी कम डिग्री के कोण से विक्षेपित होते हुए निकले, और लगभग 8000 में से केवल एक ही ऐसा कण था जो जिस मार्ग से गया था ठीक उसी मार्ग से वापस लौट आया। और इसी बात से, इसी पॉइंट से सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रेरित हुए कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर संकुचित है, और उन्होंने उस बिंदु को नाभिक का नाम दिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या कर सका। ऑप्शन बी, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। या फिर ऑप्शन सी, दोनों सही है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। तो फ्रेंड्स, जब हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की असफलताएं या फिर समस्याएं देखी थी तो उनमें दो समस्याएं सामने आई। वो थी कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका था, और दूसरा जो पॉइंट था वो था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। और मैंने आपके लिए कहा था कि हम इस पॉइंट को अपनी आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कल की क्लास में जब परमाणु स्पेक्ट्रम को समझेंगे तो उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, प्लम पुडिंग का मॉडल। या फिर ऑप्शन बी, परमाणु का ग्रही मॉडल। या फिर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, 14वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को परमाणु का गृहीय मॉडल भी कहा जाता है। हमने अपनी क्लास में जाना कि कैसे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किसी सौरमंडल से की है, जिसमें सौरमंडल का जो सूर्य हो गया वो परमाणु का नाभिक हो गया, और सौरमंडल में जो सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ठीक वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे कि किसी सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह या फिर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो है कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वह ब्लैंक के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, विकिरणों के रूप में। ऑप्शन बी, दोनों सही है। ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। पंद्रहवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। जब सन 1865 में सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो वह निरंतर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो हमारे जो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। हमारे टेस्ट का 16वां क्वेश्चन है, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए, विक्षेपण कोण। ऑप्शन बी, प्राचल। ऑप्शन सी, विकिरण कोण। या फिर ऑप्शन डी, संघट्ट प्राचल। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स, 16वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से अभिलंबवत दूरी संघट्ट प्राचल कहलाती है, जिसे हम स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। टेस्ट का 17वां क्वेश्चन है, संघट्ट प्राचल व विकिरण कोण में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए, बी समानुपाती है थीटा इनवर्स के। ऑप्शन बी, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। या फिर ऑप्शन सी, बी व्युत्क्रमानुपाती है थीटा के। या फिर ऑप्शन डी, सभी सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्या समझे आप 17वें क्वेश्चन से। आपको पेशेंस बनाकर रखना चाहिए, आपको सारे ऑप्शंस को ध्यान से सुनना है, इसके बाद ही आपको अपना आंसर कमेंट करना है।
तो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, जो बी होता है वो समानुपाती होता है थीटा इनवर्स के, या फिर हम कहें कि बी व्युत्क्रमानुपाती होता है थीटा के, या फिर हम हिंदी में कहें कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारे 17वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, हमारे टेस्ट का 18वां क्वेश्चन है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन नाभिक से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन नाभिक से अर्ध स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। या फिर ऑप्शन डी, सभी सही। आपका समय शुरू होता है अब। तो ओके स्टूडेंट्स, 18वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जिसे हम एंथैल्पी भी कहते हैं, यदि वो ऋणात्मक है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। इसके डेरिवेशन को हमने कल की क्लास में किया था, तो आप भली भांति परिचित होंगे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है तो उसकी कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस को ध्यान से सुनने के बाद ही आपको अपना सही आंसर कमेंट करना है। तो ऑप्शन ए है, परमाणु का नाभिक धनाभिषिक्त नहीं है। ऑप्शन बी है, परमाणु उदासीन है। ऑप्शन सी है, परमाणु का नाभिक धनाभिषिक्त है। या फिर ऑप्शन डी, द्वितीय व तृतीय दोनों सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, 19वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, परमाणु उदासीन होता है और परमाणु का नाभिक धनाभिषिक्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है असत्य कथन का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। तो ऑप्शन ए, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी, परमाणु का नाभिक अत्यंत छोटा है। ऑप्शन सी, प्लम पुडिंग का मॉडल थॉमसन ने दिया था। या फिर ऑप्शन डी, संघट्ट प्राचल समानुपाती होता है विकिरण कोण के। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, 20वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का तो आंसर सही है, लेकिन ये रिलेशन गलत है, क्योंकि संघट्ट प्राचल व्युत्क्रमानुपाती होता है विकिरण कोण के। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना था, तो यहाँ पर असत्य कथन होगा कि संघट्ट प्राचल समानुपाती नहीं होता है विकिरण कोण के। चूंकि हमने पहली क्लास में जाना कि परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, हमने ये भी जाना कि प्लम पुडिंग का मॉडल सर जे थॉमसन ने ही दिया था, और हमने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जाना कि परमाणु का नाभिक अत्यंत छोटा है। तो इस कारण से जो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, हमारे टेस्ट का 21वां क्वेश्चन है, किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन ए, ईटी बराबर -1/8πε0 e²/r। ऑप्शन बी, ईटी बराबर -1/8πε0 e²/r जूल। ऑप्शन सी, ईटी बराबर -1/8πε0 e²/r। या फिर ऑप्शन डी, ईटी बराबर -1/4πε0 e²/r। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, इसके बाद ही आपको अपने सही आंसर्स कमेंट करने हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। यदि हम कोई भी राशि लिखते हैं तो उसका मात्रक लिखना जरूरी होता है। तो इस कारण से हमने जाना कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है वो होती है ईटी बराबर -1/8πε0 e²/r। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ऑप्शन में आपको सही ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर उसका मात्रक नहीं लिखा है। तो इस कारण से जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो गलत होगा। तो इस कारण से 21वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ईटी बराबर -1/8πε0 e²/r। और जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो है जूल। हमने कल की ही क्लास में इस रिलेशन को समझा था कि आखिर कैसे किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो इतनी होती है और उसका जो आंगिक मान होता है वो ऋणात्मक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं व इलेक्ट्रॉन बीम में क्या संबंध होता है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, r बराबर 1/4πε0 t²/mv²। ऑप्शन बी, r बराबर 1/4πε0 e²/mv² मीटर। या फिर ऑप्शन सी, r बराबर 1/4πε0 e²/mv मीटर। या फिर ऑप्शन डी, r बराबर 1/8πε0 e²/mv² मीटर।
फ्रेंड्स आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले क्वेश्चन की जैसे इसमें कोई गलती नहीं की है। 22वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमने परसों के क्लास में जाना कि कैसे आर और बी में संबंध होता है। आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, और आपको जो लिखना नहीं भूलना है वो है मीटर। जी हाँ, पहला ऑप्शन भी सही होता है। यदि हम यहाँ मीटर लिख देते तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका मात्रक नहीं लिखा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किसी भी राशि की मात्रक का महत्व होता है। तो 22वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स 23वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ई बराबर हाफ 1/mv², ऑप्शन बी ई बराबर 0.5 mv², ऑप्शन सी ई बराबर हाफ mv², या फिर ऑप्शन डी द्वितीय व तृतीय दोनों सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स 23वें क्वेश्चन का सही आंसर है द्वितीय व तृतीय दोनों सही है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो इस कारण से ई का मान होता है हाफ mv², या फिर इसे हम लिख सकते हैं ई बराबर 0.5 mv²। तो 23वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन है किसी कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, और जो ऑप्शन हैं वो हैं ई बराबर -2u। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ई होगी गतिज ऊर्जा और यू होगी स्थितिज ऊर्जा। हमारा ऑप्शन बी है u बराबर -2e, ऑप्शन सी है ई बराबर -12u, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। फ्रेंड्स 24वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, u और e में संबंध होता है u बराबर -2e। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो माइनस दुगनी होती है गतिज ऊर्जा की। तो फ्रेंड्स हमारा 25वां क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। फ्रेंड्स आपको इसके ऑप्शंस को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद ही आपको अपना आंसर कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है u बराबर -2e, ऑप्शन बी है r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन mv मीटर, ऑप्शन सी है ई बराबर हाफ mv², या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, 25वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आर और बी में संबंध होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन mv²। चूंकि यहाँ पर हमें गलत कथन का चयन करना था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी गलत दिया गया है। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चूंकि हमने पिछली ही क्लास में जाना था कि आर और बी में क्या संबंध होता है। आर और बी में संबंध होता है आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन mv² मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्विज होता है कंप्लीट। ध्यान दीजिए, जिस भी स्टूडेंट ने इस पूरी क्विज को अटेंड किया है तो उसकी सातों लेक्चर्स को जी हाँ हमारे लिए पढ़ाई करते हुए आज 8वीं क्लास है, तो हमारी सातों क्लास का सारा ही एक क्विक रिवाइज हो गया है आपके लिए। और जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को अटेंड किया है तो उसका पूरा रिवीजन हमारे साथ हो गया है। इसमें मुझे बहुत ही मेहनत लगी। मैंने सारी थ्योरीज को, मतलब अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स में जितना भी कंटेंट तैयार किया था उन सबको मैंने तैयार किया, उन सब से मैंने क्वेश्चंस उठाए और आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से उनके लिए रिप्रेजेंट किया। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। और यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक नहीं मिलती है तो आप अपने ब्राउजर के पेज को रिलोड करें। रिलोड करते ही आपको इसकी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएं। तो फ्रेंड्स इन पंक्तियों के साथ मैं आज की क्लास को कंप्लीट करना चाहता हूं, जो कि है जब टूटने लगी हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।